चंद्रयान 3 के मून पर सक्सेसफुली लैंड करने से भारत अब चंद्रमा तक पहुंच चुका है। जब चंद्रयान 3 मून पर लैंड किया था तो उसी समय पीएम मोदी का एक भाषण आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय ये डिक्लेयर किया था कि अब जो इसरो का अगला एक्शन होगा वो सूरज के लिए होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि सूरज इतना गर्म है कि जब हम धरती से, जब हमारे यहाँ मई जून का मौसम होता है तो यहाँ इतनी गर्मी होती है कि हमारी जान आफत में आ जाती है। तो जब वो इतना गर्म है तो कोई कैसे सूरज तक जा सकता है? अब सूरज तक जाना आसान है या नहीं है, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये सब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले भी सूरज है क्या और इसरो इसे कैसे कंप्लीट करेगा इस मिशन को, और हमसे भी पहले क्या कोई सूरज तक पहुंचा है? सो दोस्तों, हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सपना एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब जिस तरह हम धरती से रोज चांद को देखते हैं उसी तरह हम सूरज को भी देखते हैं। अब आखिर ये सूरज क्या है? क्या इसकी भी कोई कहानी है चांद की तरह? जिस तरह हमने आपको चांद की कहानी अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपने वो कहानी अभी तक नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर उस कहानी को जरूर वॉच करें। तो सूरज आखिर कितना बड़ा है? सूरज इतना गर्म क्यों है? वो धरती से कितना दूर है? वो धरती से कितना बड़ा है? ये सब हम जानेंगे आज की कहानी में। चंद्रयान 3 को लगभग 40 दिन लगे पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में, क्योंकि यहां से जो उसकी दूरी है वो लगभग है 3,85,000 किलोमीटर। अब सूरज को कितना टाइम लगेगा और वहां तक कोई रॉकेट पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सूरज तो बहुत गर्म है। अब इसरो ने ये डिक्लेयर किया है कि सितंबर फर्स्ट वीक में सूरज तक जाने की कवायद को शुरू किया जाएगा। वो जानेंगे कि सूरज गर्म क्यों है, सूरज पर पूरा रिसर्च किया जाएगा। अब ये रिसर्च आखिरकार कंप्लीट कैसे होगी? तो इसरो ने अपने इस जो मिशन को नाम दिया है वो दिया है आदित्य L1। अब आदित्य का मतलब तो आप सब जानते ही हैं कि सूरज होता है। ये L1 का मतलब मैं आगे चलकर इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हमारा इंडिया वो पहला वाहिद देश है जो सूरज तक जा रहा है, और ये आदित्य L1 सूरज तक पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? क्या कहीं वो जल तो नहीं जाएगा? और ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि आखिरकार ये सूरज है क्या, और सूरज के आसपास और ऐसे कौन से ग्रह, या हम कह सकते हैं ऐसे कौन से देश हैं। सूरज एक चमकता तारा है। सूरज की अपनी रोशनी है। जैसे चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, चांद सारी रोशनी सूरज से लेता है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, चांद का जो जन्म है वो एस्टेरॉइड के मलबे से हुआ है। तो सूरज का जन्म किससे हुआ है? तो सूरज का जो जन्म है वो कई हादसों के बाद हुआ है। सूरज के साथ 8 ग्रह या 8 देश है, ये जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अब उसमें भी जो मंगल है केवल उसी पर ही जाया जा सकता है, और वहां भी सूट पहनना पड़ सकता है, ऐसे ही आप मंगल पर नहीं जा सकते। अब फिर सूरज के साथ बुध है। बुध तक पहुंचना भी नामुमकिन है क्योंकि वहां गर्मी इतनी है, जल जाएगा इंसान, खाक हो जाएगा। अब बुध के बाद शुक्र की बारी आती है। अब शुक्र पर कोई लैंड ही नहीं है, मतलब कोई धरती ही नहीं है। जब कोई धरती नहीं है तो वहां पर जाया कैसे जाएगा? वहां या तो बर्फ है या गैसेस है। अब मंगल के अलावा जितने भी ग्रह हैं वहां धरती ही नहीं है, कोई लैंड ही नहीं है, तो इसलिए वहां भी जाना पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मंगल पर टूरिस्ट को भेजने की कोशिश की जा रही है, और जो ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क, वो इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सूरज का जन्म कैसे हुआ इसकी भी एक थ्योरी है। अब सूरज जो है उसके ऊपर मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे कि हिंदी में आकाश गंगा कहा जाता है, वो सूरज के ऊपर है। अब सूरज इस मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है। अब आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि चांद जो है
पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और चांद हमारा सैटेलाइट भी है, और पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है, और सारे ही ग्रह ऐसे ही परिक्रमा कर रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो सूरज है ये मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा के चक्कर लगाता है, उसकी परिक्रमा करता है। तो अब जो सूरज का जन्म हुआ ये कैसे हुआ, इसके लिए भी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन इनमें से भी जो एक थ्योरी है वो बिल्कुल सटीक थ्योरी है। तो वो थ्योरी ये कहती है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है यानी कि जो आकाश गंगा है वो पूरा ब्रह्मांड है। वहां जो टेम्परेचर है या जो बादल है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। जब ये सब चीजें आपस में टकराई तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जब ये विस्फोट हुआ तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई, तो उसमें से एक सूरज की भी उत्पत्ति हुई। अब सूरज जो है हमारी पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं हो पाएगा। मतलब कि सूरज खत्म तो हमारी पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। उसका रीजन, अगर सूरज की किरणें हैं तभी पेड़ पौधों में जान आती है, उनसे फल फूल उगते हैं, हमें खाना मिलता है। अगर सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, हमें दिन रात का भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि चांद की तो अपनी कोई रोशनी है नहीं, सूरज से ही वो रोशनी लेता है, और सूरज सौर मंडल का एक चमकता हुआ तारा है। और अब अगर सूरज नहीं होगा तो बिल्कुल सब जगह अंधेरा हो जाएगा, पृथ्वी में पूरा ही अंधकार फैल जाएगा। तो सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है, इसलिए सूरज पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये सूरज है क्या, ये पृथ्वी से कितना दूर है? अब जिस तरह पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जो सूरज है ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जी हाँ, जिस तरह आपको सूरज बहुत लगता है कि दिल्ली से नोएडा है, लेकिन असल में सूरज जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इसका साइज क्या है? पूरी पृथ्वी यानी पृथ्वी में पूरे पेड़ पौधे, पूरे समुद्र, जितनी भी पृथ्वी जितनी बड़ी है, इस पृथ्वी को अगर हम 13 लाख गुना कर देंगे यानी 13 लाख टाइम्स कर देंगे तो इतना बड़ा पृथ्वी से वो सूरज है। यानी कि अब जो सूरज है उसको आप मान लीजिए वो एक फुटबॉल है, और पृथ्वी का जो साइज है वो एक मार्बल यानी सूरज के सामने वो एक कंचे के बराबर है। अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा में जो एक दिन होता है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। अब जो सूरज मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि वो जो आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है, उसे एक परिक्रमा को पूरा करने में 2.5 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अब सूरज जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी की 3 लाख पर किलोमीटर 30 सेकंड के हिसाब से परिक्रमा कर रहा है। अब जो सूरज है वो 4.5 अरब साल पुराना है। सूरज पर जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है। मान लीजिए कोई इंसान पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वो सूरज पर जाकर 1680 किलो का हो जाएगा। अब जो सूरज इतना दूर है उसकी जो रोशनी पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड पर आ जाती है, और ऐसा कहा भी जाता है जो सबसे फास्ट ट्रेवल करती है वो रोशनी करती है, और सेकंड नंबर पर साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करता है। अब सवाल ये उठता है कि सूरज आखिरकार इतना गर्म क्यों है, सूरज आग का गोला क्यों है? अब सूरज के हम कोर की बात करें तो अकेले कोर पर सूरज का जो टेम्परेचर है वो 1,56,00,000 है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं धरती का जो टेम्परेचर है, जैसे ही 40 डिग्री क्रॉस होता है हम लोग हाँफने लगते हैं, एसी चलाने के लिए भागते हैं, हम बैठ नहीं पाते हैं, और यही टेम्परेचर अगर 60-70 पहुंच जाए तो शायद हम मर ही जाएंगे, हम बैठ ही नहीं पाएंगे। तो सूरज के जो कोर का टेम्परेचर है वो 1,56,00,000 है, और सूरज का जो सबसे कम लोएस्ट टेम्परेचर है, जो सबसे अच्छी और ठंडी जगह है, वो है 600 डिग्री सेल्सियस की। तो सूरज पर तो ज्यादा ही पॉसिबल नहीं है। अब एक रिसर्च थ्योरी आई थी जो अमेरिका ने किया था कि अगर सूरज का 1 सेकंड की ऊर्जा को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमें 38 साल तक बिजली को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ
सूरज की वजह से ही 38 साल तक सब सारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी फ्री में हमें मिलेगी, हमें कोई ऊर्जा जनरेट करनी नहीं पड़ेगी। अब एक सवाल ये भी उठता है, क्या ये सूरज हमेशा रहेगा या इसका भी कभी अंत हो जाएगा? तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये सूरज हमेशा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन इसका भी खात्मा हो जाएगा। वो कब होगा? अब जब सूरज खत्म होगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर तो वैसे ही जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। अब सूरज की सारी ऊर्जाएं खत्म होने लगी। सूरज का खत्म होना यानी उसके अंदर सारी ऊर्जा का खत्म हो जाना, उसके अंदर जो गैसेज है, ऊर्जा है, हाइड्रोजन है, वो सब खत्म हो जाएंगी। अब जब सूरज खत्म हो रहा होगा तो उसका साइज कई गुना बढ़ जाएगा, वो फूल जाएगा। अब जब वो फूल जाएगा तो सोचिए वो और ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा, तो पृथ्वी पर तो उसकी गर्मी से ही लाइफ पहले ही खत्म हो जाएगी। अब जब वो फूलेगा तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा। अब जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो वो अपने आसपास के सारे देशों यानी सारे ग्रह को खाना शुरू करेगा। सबसे पहले बुध का नंबर आएगा, फिर शुक्र का नंबर आएगा, फिर पृथ्वी का नंबर आएगा। अब पृथ्वी का नंबर आएगा, लेकिन पृथ्वी तो इससे पहले ही खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी पृथ्वी पर तो वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। तो आखिर ये सूरज कैसे खत्म होगा, उसका एंड होगा कब? अब वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज की जो मृत्यु है वो 5 अरब साल के बाद होगी, यानी अभी 5 अरब साल के बाद उसकी मृत्यु होगी। तो ये तो कहानी थी सूरज की। अब बात करते हैं कि ये जो अगला मिशन सूरज के लिए जाने वाला है, जिसे कि इसरो सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च करने वाला है, यहाँ तक कैसे पहुंचा जाएगा? यहाँ तो इतनी गर्मी है, यहाँ तक इस मिशन को कैसे फुलफिल किया जाएगा? तो क्या हमारा देश वो पहला देश है जो इस मिशन के लिए जा रहा है? नहीं, हमारा देश वो पहला देश नहीं है। इससे पहले 22 और ऐसे मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें अमेरिका था, यूरोप था। अकेले नासा की तरफ से सूरज के लिए 14 मिशन किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है, इस मिशन को फुलफिल कैसे किया जाएगा? अब धरती से सूरज के बीच में एक स्पेस है, एक कक्षा है। अब ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, यानी उसको धरती भी और सूरज भी अपनी और वहां से किसी को नहीं खींच सकते। और ये जो कक्षा है, इसकी जो दूरी है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है ये कक्षा। तो सोचिए, धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, और धरती से ये जो स्पेस है, जो कक्षा है, इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। तो चंद्रयान जो था वो 3,84,000 की दूरी पे गया था, लेकिन ये जो आदित्य L1 है ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा। तो आप सोचिए, ये जो आदित्य है ये सूरज को कहा जाता है, और ये L1 क्या है? L1 इसी कक्षा, इसी स्पेस को कहते हैं जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। तो ये जो आदित्य L1 है ये इसी कक्षा और इसी स्पेस पर जाएगा। अब ये तो धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जब ये आदित्य L1 उस कक्षा पर जाएगा, तब वहां से भी जो सूरज की दूरी है वो लगभग 14 करोड़ 85 लाख रह जाएगी। अब वो आदित्य L1 वहां से कैसे रिसर्च करेगा? अब वहां वो क्या क्या रिसर्च करेगा? वो वहां क्या क्या जानेगा? तो आदित्य L1 वहां जाकर क्या करेगा? वो वहां जाकर चेक करेगा कि सूरज की किरणें कैसे काम करती हैं, सूरज का ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब सूरज जो इतना गर्म आग का गोला है वो क्यों है? सूरज की ऊर्जाओं को और कैसे यूज किया जा सकता है? आगे चलकर सूरज में क्या क्या बदलाव होंगे, और बाकी सारे ग्रह और पृथ्वी पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है सूरज पर जाना, क्योंकि इससे मौसम के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होंगी। तो इसरो की जो रिसर्च है वो सूरज पर जो रिसर्च है वो अपनी रिसर्च को स्पेस पर जाकर कंप्लीट करेगा। तो यहां से एक बात ये क्लियर हो गई कि सूरज पर जाना नामुमकिन है और सूरज के पास भी नहीं जाया जा सकता। ये सारी रिसर्च को जो अंजाम है वो स्पेस यानी कक्षा से दिया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता सकूं, सिंपल भाषा में आपको मैं पूरी जानकारी दे पाऊं।
अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं और आते रहेंगे। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।